नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार बंगाल तक 6 राज्यों में अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस तरह का जन समर्थन मिला है, वैसी ही उम्मीद बिहार में भी मिलने की थी। और आज का माहौल देखकर ऐसा ही लगा कि यहां के लोग यानी बिहार के लोग राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार पहुंचकर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही सीधे बहुत सारी बातें, लेकिन सीधे भाजपा पर हमलावर थे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। खेल इस बार खेला है, उसके पीछे राहुल गांधी का ही डर नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में नीतीश ने शायद इस बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी ने तो सत्ता में आने का अपना मकसद नीतीश के जरिए पूरा कर लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के पहले पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण के लिए जरूरी था कि बीजेपी बिहार में सत्ता में आए, वरना उसे बिहार में नुकसान हो सकता था। इस तरह बीजेपी को तो सत्ता में आने का फायदा हो सकता है, मगर नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद 10वीं बार यह मौका न मिले, और यह भी हो सकता है कि अब उनकी पार्टी का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। पाला बदलने के पीछे नीतीश ने जो भी बहाने बनाए हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि इंडिया की मजबूती और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से नीतीश खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने इंडिया को कमजोर करना चाहा है। मगर इस चक्कर में अपनी पार्टी का भविष्य उन्होंने दांव पर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा ही है कि अब जेडीयू नहीं बचेगी। कल आपने सुना था तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, महागठबंधन को छोड़ते हैं और शाम को 5 बजते बजते वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। सुन लीजिए जरा तेजस्वी यादव को। तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले 30 जनवरी कबूल है, लेकिन अब क्या क्या नहीं बोला था, छोड़िए ना। तो देख रहे थे आप, सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ठेठ लालू यादव के अंदाज में, अपने पिता के अंदाज में अब बयान देने लगे हैं। बिहार में बीजेपी के रथ को रोकने की हिम्मत लालू यादव ने ही दिखाई थी, आपको याद होगा। और अभी उम्र के 8वें दशक में भी लालू जी बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार में उन पर ईडी का जोर आजमाया जा रहा है। आज ही लालू यादव की पेशी थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के बाद अब ऑपरेशन ईडी चला रही है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी की तलवार लटका दी गई है। झारखंड की भी सत्ता से बीजेपी को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन ने बाहर कर दिया था, आपको याद होगा। लिहाजा बीजेपी अब जांच एजेंसियों को औजार बनाकर अपने विरोधियों से लड़ने उतरी है। ये सारे चुनावी हथकंडे अब जनता को भी समझ आ रहे हैं और चुनाव का वक्त आएगा तो जनता अपने तरीके से जवाब दे सकती है। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के दल अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं।
नीतीश प्रकरण के बाद अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, संजय राउत, इन तमाम नेताओं के बयान बता रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के इस खेल का अंदाजा था। आश्चर्य इसी बात का है कि क्या नीतीश इस बात को नहीं समझ पाए कि बीजेपी धीरे धीरे करके अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है। पंजाब में अकाली दल को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना इसके बड़े उदाहरण हैं, और ये उधर गोवा चले जाइए आप, जितने भी छोटे दलों के साथ बीजेपी ने पैक्ट करके, गठबंधन करके पहले चुनाव जीतकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की या रोटियां सेकी, बीजेपी ने उन दलों को बीजेपी छोटा करती गई। और उसमें ये तमाम दल उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म होने की कगार पर नहीं है? खैर, नीतीश कुमार तो थोड़े समय की सत्ता के लिए अपना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं दोस्तों। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अपने कार्यकर्ताओं को देश को होने वाले भावी नुकसान से आगाह करा दिया है। फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। संदेश दे दिया है। उधर राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे और शाम को अपनी यात्रा को जब खत्म कर रहे थे, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जरा उसको भी सुन लेते हैं, क्योंकि यहां से अब एक दूसरी कहानी शुरू होती है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे।
तो राहुल गांधी यहां मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो जनता को छूती हैं। ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहीं से रोजी रोटी रोजगार की बात होती है, और इन मुद्दों का जब जिक्र आता है तो नीतीश कुमार यहां से बाहर यानी आउट नजर आते हैं। राहुल गांधी के आगे, राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में आखिर नीतीश कुमार ने क्या गलती कर दी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज पॉइंट में यह भी समझेंगे कि क्या बीजेपी के कारण अब लोकतंत्र के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और यह भी समझेंगे कि किस तरह नीतीश कुमार ने मार ली है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, और कैसे राहुल को रोकने के चक्कर में कर बैठे हैं अपना ही नुकसान नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को आप कल से लगातार सुर्खियां वो बटोरते रहे, सुनते रहे, लेकिन 2024 ये जो चुनाव है 2 महीने बाद, इस चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अस्तित्व रह पाएगा, बच पाएगा, या खत्म हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब आज इसी कार्यक्रम में ढूंढेंगे, हम खोजेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने गए और उसके बाद उन्होंने जो अपना बयान दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान था, इस हिसाब से कि वो कह रहे थे कि इधर कुछ नहीं चल रहा था इसलिए हम उधर चले गए। भाई उधर भी कुछ नहीं चल रहा था इसलिए आप इधर आ गए। ये इधर और उधर के चक्कर में कई लोग ये भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पलटी मार सिर्फ नीतीश कुमार को आप लोग क्यों कह रहे हैं? पलटी मार तो उधर बीजेपी भी है, पलटी मार तो मोदी जी भी हैं, पलटी मार तो अमित शाह भी हैं। लेकिन यहां पर पलटी मार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। बीजेपी या बीजेपी के मुखिया, बीजेपी के कर्ता धर्ता अमित शाह या नरेंद्र मोदी, ये तो किसी भी कारण, किसी भी एन केन प्रकारन अपनी ओर खींचने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो चाहते हैं, जैसा शुरुआत में मैं यहां अपने इसी वक्तव्य में रख रहा था कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार में अगर सत्ता उनके हाथ में, बीजेपी के हाथ में नहीं होती तो आज क्या कुछ होता, अगले 2 महीने में चुनाव पर कैसे नियंत्रण रख पाती, वहां के प्रशासन पे, शासन पर कैसे नियंत्रण होता आखिर बीजेपी का। बीजेपी को एन केन प्रकारन बिहार की सत्ता चाहिए, बीजेपी को एन केन प्रकारन अब झारखंड की सत्ता भी चाहिए, जहां हेमंत सोरेन के आगे पीछे ईडी लगाकर छोड़ रखा है, लालू प्रसाद यादव के पीछे ईडी लगाकर छोड़ रखा है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर में पहुंचे तो कल तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। तो बिहार हो या झारखंड हो, आपको याद होगा जब चुनाव था छत्तीसगढ़ का, और उस समय हम लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य हैं। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों मिनरल रिच स्टेट्स हैं, और यहां के मिनरल्स को मोदी जी अदानी के हाथ देना चाहते हैं। क्या इसलिए ये सब कुछ चल रहा है? इन तमाम मसलों की चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं सीधे। आज थोड़ा लंबा वक्त गुजर गया, लेट हो गया, लेकिन उसके लिए माफी चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त जी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। हमारे साथी सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जोड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं पहले दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप इधर राहुल गांधी का प्रवेश, और उससे पहले एक यहां थोड़ा सिमेट्री जो बैठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसको जरा समझने की कोशिश हम करें। जब यह यात्रा की शुरुआत होती है मणिपुर से, तो फिर वहां मुरली देवरा के बेटे जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर यह यात्रा पहुंचती है, यानी कांग्रेस को नुकसान। उसके बाद ये यात्रा जब पहुंचती है असम, तो देखिए वहां असम के मुख्यमंत्री क्या कुछ करते हैं। ये यात्रा पहुंचने को होती है बिहार, तब तक बिहार में खेल हो जाता है, और अब आगे खेल करने की कोशिश है। ईडी सामने काम कर ही रहा है। जरा आपका नजरिया इस पे, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ आप देखते हैं? इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब पहली यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए, उसका ठीक एक दिन पहले गोवा में 3-4 विधायकों को तोड़ लिया गया था, और उस समय हेमंता बिस्व शर्मा ने, ये मैं पहली यात्रा की बात कर रहा हूँ, 7 सितंबर 2022 की बात कर रहा हूँ,
तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पहले राहुल गांधी अपनी पार्टी को जोड़ लें, फिर देश को जोड़ने के लिए निकले। उसका क्या फर्क पड़ा? उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और लोगों को यह पता चल गया था कि इस तरीके की जो हरकतें हैं, ऑपरेशन लोटस वोटस में चलते रहते हैं, राहुल गांधी पे मजाक उड़ाए जाते हैं। और आप याद कीजिए, पहले ही दिन से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने स्कोर ओवर कर लिया था। उनका जो पहले दिन से जो रिस्पांस था उनका, जब कन्याकुमारी से निकले थे, वही बड़ा अद्भुत था, अप्रत्याशित था। तो इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। और इस दौरान और बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप याद कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जो गए हैं, इनका क्या फर्क पड़ा? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसी तरह से आप देखिए, ये सारी चीजें जो है वो एक तरफ है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग अब राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा रहे होंगे। लेकिन इसका एक स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। नीतीश कुमार के पास शायद इसमें लग जाएगा कि नीतीश कुमार की जो दुर्गति 2 दिन के अंदर अंदर हुई, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए। आप तमाम सोशल मीडिया के अलावा खुद बिहार में उनके बारे में जो जो बातें हो रही हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब ये भी बताने लगे हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है इस चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे और उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, राजनीतिक रूप से मैं बात कर रहा हूं। और इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सत्ता लोलुपता का जो परिचय दिया है, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलट पलट कर जो है वो इतने गंदे हो चुके हैं कि अब उनको जो भी उठाने की कोशिश करेगा, जो भी उनसे निपटने की कोशिश करेगा, उसके शरीर पर भी कीचड़ और धूल जो है वो निश्चित रूप से जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को भी अब लोग बार बार इस रूप में याद कर रहे हैं कि पलटू राम जो है अकेले नीतीश कुमार नहीं है, जैसा आपने भी कहा। और बहुत सारे लोग अब इस बात को केंद्र में रख रहे हैं कि किस प्रकार से अमित शाह ने कहा था कि अब इनके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, गिरिराज सिंह ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने कहा था। और तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग आखिरी वक्त तक ये झूठ बोलते रहे कि हम जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, गठबंधन के साथ है और इसमें एनडीए में शामिल होने का सवाल नहीं। एक तरह से जो नीतीश कुमार कहते थे भारतीय जनता पार्टी को भारी झूठा पार्टी, अब लोग उनके बारे में ही कहने लगे हैं कि ये व्यक्ति ही इतना झूठा है। इनकी इमेज पूरी तरीके से एक तरह से आप समझिए कि कोलैप्स कर गई है। और उसी के बरक्स उधर राहुल गांधी का जब बिहार में देखिए किस प्रकार से स्वागत हुआ, अभूतपूर्व स्वागत हुआ। कहीं पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि केवल एक दिन पहले यहाँ के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का साथ छोड़ा है या इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा है, कहीं उसकी एक झलक भी नहीं है। और उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा स्तंभ जो खड़ा है मजबूती के साथ, वो है तेजस्वी यादव का। और लालू यादव को जिस प्रकार से टारगेट किया गया, आज ईडी के दफ्तर में बुलाया गया इतने उम्रदराज नेता को, इसकी सीधे सीधे सहानुभूति जो है वो आरजेडी को मिल रही है। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों संयुक्त रूप से जो है वो उनकी छवि बड़ी गिरी है। अंतिम बात कह दूं कि अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा लोकसभा का, तो लोगों का ये मानना है और मैं उसको शायद काफी सही मान के चल रहा हूं कि नीतीश कुमार को उससे भी बड़ा नुकसान होगा अगर वो इंडिया के साथ बने रहते तो उनकी स्थिति बेहतर होती। तो निश्चित रूप से अब ये जो बहुत बड़ी गलती नीतीश कुमार कर बैठे हैं, उसको कैसे वो जस्टिफाई करेंगे जब मतदाताओं के पास जाएंगे। ठीक है, आप मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन जाएंगे, राजभवन से विधान परिषद में विधानसभा में जाएंगे, लौट आएंगे, लेकिन 2 महीने के बाद आपको मतदाताओं के बीच जाना है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप किस तरीके से एनडीए की बात करेंगे, किस तरीके से कहेंगे कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, और आप किस तरीके से सामाजिक न्याय की बात करेंगे, विशेषकर जातिगत जनगणना की। राहुल ने आते ही जातिगत जनगणना को दोहरा दिया है। वो जानते हैं कि बिहार में ही इसके टेकर सबसे ज्यादा है और यहां पर क्लिक करता नजर आ रहा है सामाजिक न्याय का मुद्दा। राजीव जी बिल्कुल, बिहार में सामाजिक न्याय का मुद्दा, उस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए राहुल गांधी सुबह जब पहुंचते हैं, किशनगंज प्रवेश होता है उनका, बिहार के सीमांचल में वो प्रवेश द्वार, वहां प्रवेश करते हैं और वहां जो भाषण देते हैं उस भाषण में सीधा हमला मोदी जी पे और उनकी पार्टी पे। और अभी शाम को जब वो अपना समापन भाषण दे रहे थे तो वहां सीधी सीधी बात कर रहे हैं बिना नाम लिए नीतीश कुमार का। और राहुल गांधी इस ढंग से शो भी कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप हमारे साथ रहो या जाओ। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात भुवनेश्वर में कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे और उसमें वो भी नीतीश कुमार का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधा वार कर रहे हैं, बीजेपी पर सीधा वार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार ने गलती कर दी है? क्या नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के बाद
एक विषम परिस्थिति से गुजरने वाले हैं। जो कुछ अभी तक हुआ है, अब यहां से आगे की राजनीति अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार की राजनीति को कहां आप देखते हैं? राजीव जी, नीतीश कुमार की राजनीति अवसान की ओर है, पतन की ओर है, और जल्दी ही उनकी राजनीति का अस्त होने वाला है, बुरी कहें या जो भी उनका है चक्र। दरअसल ये गलती राहुल गांधी ने कभी, आज जो उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया नीतीश कुमार का, लेकिन ये बात सब कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री मटेरियल माना जाता था, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना बेताब। इसमें पूरी गलती नीतीश कुमार की तो है ही, मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी भी एक्सपोज हो गई है, और आने वाले दिनों में राजनीति में हम बहुत सारे बदलाव देखेंगे। अभी प्रकाश जी, जरा नेटवर्क आपका डाउन है, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा। मैं कहता हूं अपनी तरफ से कि आपको दोबारा जोड़ें, और नेटवर्क आपका डाउन है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, इसको कैसे देखते हैं आप, नीतीश कुमार का प्रकरण और उसके बाद चलिए जो कुछ हुआ उस पर खूब चर्चा हम कर बैठे, लेकिन अब आगे नीतीश की का जो भविष्य है, नीतीश की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, और पलटी मार, मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि एक आदमी है जो पलटी मार रहा है, उसका नाम नीतीश कुमार है, यह सब लोग जगजाहिर है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, इसका क्या कुछ उनकी पार्टी पर असर पड़ने जा रहा है, क्या कुछ बिहार की राजनीति पर असर पड़ने जा रहा है? आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और अभी से कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने तक हम लोग यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में से लड़ें और वहां से चुनौती सीधे पेश करें बीजेपी को। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार आज की तारीख में इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएं, अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं? क्या नीतीश कुमार की छवि इससे बिगड़ी नहीं है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो आज परेशानियों में, संकट में नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, जरा आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद राजीव जी। आप पलटी मार के आरोप केवल नीतीश कुमार जी पे आरोप लगा रहे हैं, आप अमित शाह जी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल आप मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं, आप जेपी नड्डा साहब पे नहीं कर रहे हैं। ये लोग दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे, क्या इन्होंने पलटी नहीं मारी? ये लोग कह रहे थे दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, एक छेद भी नहीं है, सब कुछ बंद है, और आप एकदम आपने लपक करके नीतीश कुमार जी को बैठा लिया। आप 20 तारीख को, 22 तारीख को इस महीने में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ये सबको ये लग रहा था कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, अब एक तरफा बयार बहेगी। नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अपने विश्वास को गंवा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते जहां आपका विश्वास खतरे में पड़ जाए। आप किस बात की राजनीति कर रहे थे? आप राजनीति कर रहे थे सामाजिक न्याय की, सामाजिक सशक्तिकरण की, और जिसके पास कहां चले गया, जो इस सामाजिक न्याय के साथ कहीं खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता अपने अख्तियार किया था, जाति जनगणना, उसके पक्ष में लोग नहीं थे। क्या जाति जनगणना का जो निर्णय आपने लिया था, अगर आप आरजेडी के साथ नहीं रहते तो क्या अपने इस कार्यक्रम को लागू कर पाते? और अगर आप लागू कर लिए तो क्या अब आगे की जो राजनीति है वह एनडीए के साथ आप इसको पूरा कर लेंगे? जो जाति जनगणना का जाति शब्द का उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं है, जिन लोगों ने सामाजिक सशक्तिकरण के किसी भी प्रयास को, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का प्रयास रहा हो, चाहे विश्वास प्रताप सिंह का प्रयास रहा हो, उन्होंने इसको सफल नहीं होने दिया। उसके खिलाफ खड़े हो गए, सरकारों को गिरा दिया, समर्थन दे रहे थे उनको वापस ले लिया। ये इतिहास गवाह है। तो जिस कार्यक्रम को आप लेके चल रहे थे, उस कार्यक्रम के विरोध में सिरे से लोग खड़े रहे, कभी उसके पक्षधर नहीं रहे, और आप उनके साथ जाके बैठ गए। तो क्या आपका मतदाता आपके इस निर्णय के साथ आपके साथ जाने के लिए तैयार होगा? क्योंकि वो आपके साथ इस बात के लिए नहीं था, आपके साथ वो सामाजिक न्याय के लिए था, आपके गुड गवर्नेंस के लिए था, आपके साथ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए था। और अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण के अपने नीतियों और कार्यक्रमों को छोड़ करके ऐसे लोगों के साथ आप जाकर के बैठेंगे जो इसके घोर विरोधी रहे हैं, और घोर विरोधी करने की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। क्या कर्पूरी ठाकुर की सरकार तत्कालीन जनसंघ ने नहीं गिराई थी? क्या कर्पूरी ठाकुर ने जब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया था तो उस समय के भारतीय जनसंघ के नेताओं ने इस्तीफा देकर के सरकार को नहीं गिराया था? क्या कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ
किस तरह के गंभीर आरोप और कई तरह की गालियां नहीं दी गई थी? क्या जब मंडल कमीशन, बीपी मंडल साहब की कमीशन की रिपोर्ट को जब विश्वास प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया तो विश्वास प्रताप सिंह की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया? जी। बहाना बनाया था कि लालू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई और उसके बाद मुख्य वजह यह थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप लागू नहीं करा देना चाहते, और कहीं भी आप लागू करने नहीं दे रहे हैं। कहीं भी नीतीश कुमार की सरकार के लागू आप कहते जरूर रहे हैं कि साहब जब इस बिहार सरकार ने निर्णय लिया था उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार के पक्ष में थी, लेकिन उस निर्णय के खिलाफ, उसके निष्कर्षों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कितने कितने गंभीर आरोप लगाए। तो आपको यह तय करना है कि आपका मतदाता सामाजिक न्याय के साथ है या सांप्रदायिक राजनीति के साथ है। आपका मतदाता सामाजिक सशक्तिकरण के लिए है या ध्रुवीकरण के लिए है। जी। आपका मतदाता जातीय मतदाता नहीं है, आपका मतदाता किसी जाति विशेष के साथ नहीं, वो पिछड़ों के साथ, पिछड़ों का एक समूह है जो ये कहता है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आगे लाना, मुख्य धारा में लाना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह जागरूकता अपने लोगों के बीच में, अपने समर्थकों, अपने मतदाताओं के बीच में आपने पैदा की। और जब आप उस कार्यक्रम को लागू कर रहे थे, आपने कहा था ना, आपने 2020 के चुनाव में कहा था, जब आरजेडी ने यह कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नीतीश कुमार जी ने कहा कि पैसा कहां से लाओगे? जब उसी आरजेडी के साथ आपने सरकार बनाई तो आपकी सरकार ने, सम्मानित नीतीश कुमार जी की सरकार ने 5 लाख लोगों को पिछले 6 महीने के अंदर नौकरी दे दी। गांधी मैदान में खड़े होकर के आपने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है। वो नीतीश कुमार जी जो रोजगार के मसले पर यह कहते थे कि आखिर पैसा कहां से लाएंगे आप? तो नौकरी के सवाल पर आप आरजेडी के साथ रहे, नौकरी के सवाल पर तो बीजेपी आपके साथ नहीं है। बीजेपी तो नौकरी देने पर आमादा नहीं है, वो तो निजीकरण कर रही है। जब 2014 में यह सरकार सत्ता में आई तो केंद्र सरकार में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 52 लाख थी। आज हम अब जब चर्चा कर रहे हैं तो घट करके 40 लाख हो गई है। बढ़ी एक सीट नहीं, एक संख्या नहीं बढ़ी। तो आप गए कहां? आप सामाजिक न्याय के साथ हैं, आप ध्रुवीकरण के साथ हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति के साथ हैं, कहां हैं आप? और अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण के साथ नहीं हैं तो क्या आपके लोग जिनके सहारे आप राजनीति कर रहे हैं, जिन दलों के साथ आप राजनीति कर रहे थे, वो आपके साथ आ जाएंगे? संभव है? और आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने हमको महत्व नहीं दिया। जी। तो आप कांग्रेस में महत्व लेने के लिए आए थे कि आप मोदी जी को हराने के लिए आए थे? आपने कहा क्या था? आपने जब आप विपक्षी दलों की एकता को सफल बनाने के लिए पूरे देश में घूम रहे थे तो आपने क्या कहा था कि इन लोगों को हराना है, मोदी जी को हराना है, जिस तरह की सरकार चल रही सरकार को आगे नहीं चलने देना है। और आपने मोदी जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर रखने के लिए आपने गठबंधन बनाने का प्रयास किया। जी। तो आप लक्ष्य कुछ लेकर के आ रहे थे और आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको महत्व नहीं दिया, कांग्रेस ने हमको तरजीह नहीं दी, इंडिया दल समूह के गतिविधियों में काम करने में उनको आपको सुविधा हो रही थी। आप दो बातें कह रहे हैं ना, तो क्या यह संभव है? ये आप नीतीश को, मैं स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के रूप में बिहार की जनता ने सर आंखों में बैठाया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस सत्ता में आए हैं उस समय उन्होंने बहुत सारे काम किए। बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने ढेर सारे प्रयास किए, लेकिन वो सारे प्रयास तब ज्यादा सफल रहे थे जब आपने गैर भाजपा राजनीतिक दलों के साथ आपकी सांठगांठ थी, सहयोग आपने लिया, वो कार्यक्रमों को आपको लागू करने में सुविधा हुई। अब आपके पास कोई तर्क भी नहीं है, आप कोई वजह भी नहीं बता पा रहे हैं। लोगों का विश्वास और अपना विश्वास खो करके आप अपने जन समर्थन को बहाल नहीं रख सकते, संभव नहीं है। बिल्कुल। जिस किसी भी, और आपको जन समर्थन आपकी योजनाओं, आपके कार्यक्रमों, आपकी नीतियों और आपकी प्रतिबद्धताओं के आधार पर मिलता है। आपने बिहार की जनता को आश्वासन दिया था कि आप विकास के पथ पर ले जाएंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को आप आगे बढ़ाएंगे। और आपने तीन सभी मुद्दों को छोड़ करके फिर से आप एनडीए के साथ शामिल हो गए। आप एक राजनीतिक दल के रूप में आपको पूरा अधिकार है कि आप कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं। राहुल गांधी को रोकना या राहुल गांधी को बढ़ावा देना आपका नारा नहीं था। कांग्रेस को बढ़ावा देना या उनको आगे बढ़ाना आपका नारा नहीं था। आपका यह नारा था कि मोदी जी को सत्ता से बाहर करना। आपने यह कहा था कि लोग जितने जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, आपने ये कहा था। आपने बिल्कुल नहीं कहा था कि हम इसलिए आए कि कांग्रेस हमको महत्व दे। तो आप अगर अपने कार्यक्रमों को छोड़ेंगे, और जिन कार्यक्रमों के आधार पर, और इतिहास गवाह है कि जब जब आप सामाजिक सशक्तिकरण की शक्तियों के साथ आपने चुनाव लड़ा है, लोगों ने आपको जम के समर्थन दिया।
और जब आप उनसे अलग हुए हैं, आपका जन समर्थन घटा है, आपकी लोकप्रियता घटी है। और मुझे लगता है कि आप आज जो नीतीश कुमार जी के समर्थक है बिहार में, उन लोगों को अपने साथ, इनको एनडीए में ले जा पाना बहुत कठिन होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार जी को बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। यह इतिहास है बीजेपी का। बीजेपी ने किसी भी अपने सहयोगी को पुष्पित प्रलिप्त नहीं होने दिया है। असम गण परिषद यही सिर्फ पार्टी खत्म हो गई, नाम लेवा कोई नहीं है। हमारे अपने राज्य में सामाजिक आंदोलन के बड़ी नेता मायावती जी का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब प्रतापी जैसा प्रतापी किसान नेता, मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि बहुत सम्मान उनका रहा है उस इलाके में, और आज भी उनका सम्मान है। उनका केवल यह आरोप लगा लोगों के ऊपर कि वह बीजेपी के साथ है, उनका जनाधार खत्म हो गया। सरकार छोड़ दीजिए, राज्य बनाने का श्रेय लेने वाले केसीआर साहब इस बिना पर जो अपना जन समर्थन खो दिए कि उनकी निकटता बीजेपी के साथ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं, सशक्तिकरण के साथ खड़े हैं या ध्रुवीकरण के साथ खड़े हैं। अगर आप यह निर्णय लेने में अगर आपसे चूक होगी तो आप अपने जन समर्थन को बनाए नहीं रख सकते, संभव नहीं है ये। जी जिस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़े, उसी सीढ़ी को पैर से मार के किनारे कर दिए, ऊपर पहुंच गए। और ऐसा ही इस घटनाक्रम को अगर जोड़ा जाए कहीं अलग से, तो देखिए जैसा आप कह रहे थे, असम गण परिषद हो, चाहे उधर कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी हो जेडीएस, चाहे केसीआर हो, या उधर आप देख लीजिए अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल हो, या गोवा की पार्टी हो, तमाम जगहों पे आप देख लीजिए। थोड़ा सा केजरीवाल साहब भी आगे बढ़ने की कोशिश किए थे, उनका क्या हासिल हो रहा था। अब तो इंडिया गठबंधन में है और मायावती जी को आप देख ही रहे हैं। तो यह सब कुछ बीजेपी के कारण, बीजेपी के साथ चल के होता रहा। लेकिन जेडीयू का क्या हो रहा है, इसकी चर्चा तो हम कर रहे हैं। लेकिन उसी बिहार में आज राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी उधर बिहार में और इधर ओडिशा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है, उसको एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल करता हूं। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात यहां क्यों इंपॉर्टेंट है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतने भाषण दिए, आज तक इस ढंग के भाषण को मैं नहीं सुना था, इसलिए मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लंबा उनका इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, लेकिन उन चीजों को कैसे समझ रहे हैं उसको सुन लेते हैं। और फिर एक बार प्रकाश जी के पास आता हूं, सुनिए जरा। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो,
तो फिर आपकी मर्जी। तो सीधी बात यहां कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुन रहे थे आप लोग, और बहुत महत्वपूर्ण बातें मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए। और जब वो पूछ रहे थे कि अभी अभी इंडिया गठबंधन का एक नेता इधर से उधर गया है, कौन है वो, तो नीचे से सब कहने लगे पलटू राम। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूं। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ा वीडियो आपका डाउन था इसलिए रोका था मैं। अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात यहां रख रहे हैं, यहां से आगे कांग्रेस की राजनीति पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष अगर यह बात कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी जो पदयात्रा और हाइब्रिड यात्रा कह लें, न्याय यात्रा, उसके जरिए अब बिहार पहुंच चुके हैं, उस पर भी चर्चा। राजीव जी, खड़गे साहब ने जो बातें कही उसका एक मुजाहरा आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। पता चलेगा कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, शायद केजरीवाल जी, ये सारे लोग सलाखों के पीछे बंद होंगे ईडी की जांच के बाद, ताकि बीजेपी को आगामी चुनाव में दिक्कत का सामना न करना पड़े। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी। और नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जा सकता है कि शादियों में जैसे फूफा आते हैं, तो वो शादी के पहले ही तय करके आते हैं कि उन्हें किस बात पर रूठना है, किस बात पर नौटंकी करनी है। नीतीश कुमार वैसे ही नौटंकी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को बदलने से की थी, और वो एक बार साफ हो गया था कि आखिर पार्टी अध्यक्ष क्यों बदला जा रहा है। नीतीश कुमार ने बेशर्मी की हदें पार कर दी है, और नीतीश कुमार के साथ ही उन सारे लोगों ने जो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के तमाम नेता जो बड़े बड़े दावे करते थे, एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन इस सब का कोई फायदा बीजेपी को या एनडीए को होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास है। अब बीजेपी या एनडीए के पास बिहार में खोने के लिए ही है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सीटें बरकरार रहेगी इसके बाद भी। अगर आप नीतीश कुमार का पूरा इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि भले ही वे मुख्यमंत्री बने रहे हों, लेकिन हर चुनाव में उनकी पार्टी की सीटें कम होती जा रही हैं, और अगले चुनाव में उनकी पार्टी का हाल क्या होने वाला उसको इसकी कल्पना पूरी तरह से है। तो वे बीजेपी की बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। वो बेशर्मी की उस हद तक जा चुके हैं जहां लोगों के तंज का उन पर कोई असर नहीं होता, लोगों की भावनाओं का, लोगों के मजाक का उन पर कोई असर नहीं होता। वो बेशर्मी की उस हद तक पहुंच चुके हैं। बेशर्म की कोई सीमा अगर है तो यहां तक कि लोग अब मुहावरे गिरगिट से उनकी तुलना करने लगे। इससे बढ़कर शर्मनाक बात होने क्या होगी। लेकिन वो अभी भी अपने आप को कहते हैं कि देखिए हम सुशासन किया, हमने ये किया। लेकिन आप देखेंगे जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, उनके डिप्टी सीएम थे, तब से बिहार में जो फैसले हुए वो लगभग सभी बड़े फैसले, चाहे 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, कर्मचारियों के हितों के फैसले हों, प्रदेश के विकास की बातें हों, उन सब बातों में तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है उनकी भूमिका सबको नजर आ रही है। और ये बात सबको नजर आई कि जो व्यक्ति रोजगार लाया है, नारा चल पड़ा है बिहार में कि जो रोजगार लाया है, जिसने हमें रोजगार दिया है, हम उसे लाएंगे। और वो किसके साथ है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ये सब बातें देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना बेशर्म हो सकता है, बेशर्मी की इंतहा क्या होगी। तो ये कहा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार हो गया है। वो ये कहने की जरूरत नहीं भविष्य में किसी को कि वो बहुत बेशर्म है, कहेंगे कि वो नीतीश कुमार है। राजीव जी, फिलहाल अभी इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सिनोनिम, बेशर्म का सिनोनिम आप नीतीश कुमार के नाम से दे रहे हैं। और यहां सियासत में सब कुछ जायज है कहा जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं, लेकिन यहां बात सियासत की हो रही है। सब कुछ जायज, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, जब चाहे गले लगा लो, गले मिला लो। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? लेकिन नीतीश कुमार के ही अब राज्य में कल राहुल गांधी की रैली होने वाली है। एक जबरदस्त रैली की तैयारी पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में चल रही है। कल उस रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। लेकिन देखिए
कल पहले से ही लालू यादव ने कह दिया था कि अगर मुझे ईडी वालों ने बुला लिया तो मैं नहीं आऊंगा, वरना मैं वहां मौजूद रहूंगा। तेजस्वी यादव का भी यही कहना है। हालांकि तेजस्वी यादव को शायद कल बुलाया गया है ईडी के पास, अगर कल नहीं तो परसों शायद जाएंगे। लेकिन बिहार की ये रैली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। और इसी रैली से बिहार की एक दशा और दिशा दोनों तय होते हुए हम देखेंगे। अब जब पलट चुके हैं नीतीश कुमार, बिहार में क्या कुछ, क्योंकि अभी तक जो भी गणना होती थी लोकसभा चुनाव की 40 सीटों की, और इन 40 सीटों में से यह कहा जाता था कि यह गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती के साथ इस बार रोक देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब नीतीश कुमार पलट चुके हैं और अब बीजेपी के पास शासन प्रशासन दोनों है, तो जो इंडिया गठबंधन सोच रहा था वैसा ही होने जा रहा है, या यहां कुछ गड़बड़ है? या दूसरी चीज यहां जो कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे प्रशांत जी, कि अब नीतीश कुमार के निकलने से इंडिया गठबंधन को बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें फायदा नंबर 1 कि नीतीश कुमार अगर यहां रहते और कल को पलट जाते, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें कम होती उधर, और कहते कि नहीं जी हम तो अपने पुराने साथी के पास जा रहे हैं, तब क्या होता? तो जो होता है सो अच्छा होता है, यह माना जाए। क्या कुछ आप देखते हैं प्रशांत जी? देखिए, कल तेजस्वी ने एक बात कही थी कि खेल अभी बाकी है जी। और आज क्या हुआ? आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, यानी बीजेपी के साथ जो बनी सरकार है उसकी पहली कैबिनेट बैठक हुई। और उस पहली कैबिनेट की बैठक में जो एक फैसला हुआ है कि 6 फरवरी को जो बजट सेशन आना था उसको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब गवर्नर ने जब इनको सरकार बनाने का न्योता दिया तो ये नहीं कहा कि फला तारीख को आप असेंबली में अपना बहुमत साबित कीजिए। जो तरीका है, कोई भी नया गठबंधन अगर आता है तो तरीका यही है कि आप बहुमत सिद्ध करने का उनको मौका दें। वो मौका नहीं हुआ। बजट सेशन आना था, बजट क्योंकि फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, उसमें अगर वो गिर जाता तो इसका मतलब है कि सरकार को बहुमत नहीं है। ये संवैधानिक प्राविधान है जी। तो नीतीश कुमार को अभी भी डर है क्या कि बजट सेशन उन्होंने रद्द किया है? क्या लालू यादव जो कि बिहार के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, वो केवल ईडी की पूछताछ से डरने वाले व्यक्ति नहीं है? उनकी इस पूरे प्रकरण में खामोशी क्या कहती है? उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है और इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को एक डर है। दूसरी बात, उनका जो दूसरा डर था वो ये था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको कहा जाता है कि अब आप केंद्र की राजनीति कीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री जो पद है वो अब तेजस्वी यादव को दिए। 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होता। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। उनका चेहरा सामने रख के नीतीश कुमार 2025 तक का अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए वहां गए। उसके बाद क्या होगा उनको भी नहीं मालूम है। अब जब नीतीश कुमार, कल भी ये बात हुई थी, मैं आज आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, जब भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, महागठबंधन तभी बना था जी। तब नीतीश कुमार की पार्टी को, आरजेडी को आई थी 80 सीटें और नीतीश कुमार को आई थी 71 सीटें। फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और बीजेपी को आई थी 53 सीटें। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी को आती है 75 सीटें, बाद में 4 और जुड़ गए MIM के, तो 79 हो गया। लेकिन चुनाव जीत के वो 75 सीटों पे आए। नीतीश कुमार की सीटें घट गई 43, 71 से 43, और बीजेपी की बढ़ गई 53 से 74।
तो नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी का फायदा होता है, इनका नुकसान होता है। और वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का घाटे में जाती है और इनका फायदा होता है। प्रशांत जी, यही बात तो हम लोग कह रहे थे। प्रशांत जी, यही बात तो कह रहे हैं। उधर असम गण परिषद को देख लीजिए, या उधर शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए। ऐसे तमाम दलों के साथ जहां जहां गठबंधन करके बीजेपी गई है, उस अपने ही साथियों को कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराते हुए बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई है। वही तो बिहार में हो रहा है। और इस बात को आखिर नीतीश कुमार समझ क्यों नहीं पाते हैं? बार बार क्यों उनका दामन थामते हैं? मेरा यही एक वो जिज्ञासा है जानने में कि 9वीं बार शपथ लेने वाले व्यक्ति, इतने मंझे हुए कलाकार जो, और वो इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं पा रहे? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा दबाव था कि जो इस तरीके की आत्मघाती जो कदम उन्होंने लिया है, राजनीतिक रूप से आत्महत्या की है जाके बीजेपी के साथ, वो क्यों की है? कोई मजबूरी रही होगी। दूसरा एक बात, जो राहुल गांधी अब बिहार में आए हैं, आज उनका भाषण राजनीतिक भाषण नहीं था। और बिहार की जनता, राजीव जी, बहुत राजनीतिक, आप भी बिहार से आते हैं, बिहार की जनता की राजनीति, उनके खून में राजनीति है, उसको राजनीतिक खुराक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कल जब रैली होगी, इसमें वो राहुल गांधी ने कल के लिए बचा के रखा है, तो जो मौजूदा राजनीतिक उठापटक वहां चल रही है, उसको सीधे तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जो भी अटेंड करेगा उसको एड्रेस करेगा। दूसरी एक जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, उनकी कुछ बातें और वो सेकेंड राउंड में करूंगा, लेकिन एक खड़गे साहब जो उड़ीसा में गए, देखिए कांग्रेस ने लंबे समय से उड़ीसा को इग्नोर किया हुआ है। उड़ीसा कांग्रेस की जमीन रही है और वो जनता दल पार्टियों की जमीन रही है, बीजू पटनायक की वजह से थर्ड फ्रंट की जमीन रही है, जिस लेगेसी को नवीन पटनायक ने बहुत अच्छी तरीके से सींचा और उसको उसकी फसल काटी है लगातार। कांग्रेस की भी वो जमीन रही है 2009 से पहले जी, लेकिन कांग्रेस ने उड़ीसा को इग्नोर किया। आप देखिए कि इंदिरा गांधी की जो आखिरी भाषण था, उनकी हत्या किए जाने के पहले का, वो उड़ीसा में ही था कि मेरे खून की आखिरी कतरा जो है वो देश के लिए जाएगा। वो उड़ीसा में ही दिया था उन्होंने भाषण। बिल्कुल। तो कांग्रेस की जमीन रही उड़ीसा और कांग्रेस ने इग्नोर किया उड़ीसा को। कांग्रेस को उड़ीसा में रिवाइव करना चाहिए। खड़गे जी का जो आज का भाषण था काफी अग्रेसिव भाषण था, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और एक आखिरी बात जिसपे कि हम सेकेंड राउंड में बहुत डिटेल में बात करूंगा। बिल्कुल। पूर्व सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया EAS शर्मा, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है EVM के बारे में कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि EVM का चिप बनाता है, वो EVM की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बोर्ड में बीजेपी का व्यक्ति है। और उसको लेके EAS शर्मा जो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। जब सेकेंड राउंड में आऊंगा तब बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं ईवीएम को लेकर। और अगर जो ईवीएम की चिप बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है, वो अगर उसके बोर्ड में बीजेपी का आदमी है तो कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो उधर और जाकर अटक जाती है। जल्दी से आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। राहुल गांधी का इस वक्त बिहार में प्रवेश और उससे पहले नीतीश कुमार का पलटी मारना कैसे देखा जाए सियासत के हिसाब से? और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए, बिहार के लिए आसान होता हुआ दिखाई देता है या मुश्किल में अभी भी बीजेपी है बिहार में? देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है कि बिहार में जो कुछ भी हुआ है उससे अब मुझे राजनीति से ही घिन हो रही है। पहले राजनीति से थोड़ा दुराव था, इसलिए हम छोड़ करके राजनीति को पत्रकारिता में आए थे। लेकिन अब जिस ढंग की राजनीति हो रही है, जिस ढंग का बिहार में खेल हुआ है, मतलब उसे बेशर्मी की हदों को पार करने वाला कहें, मतलब घिन जैसे होता ना कि एकदम घिन छूट रही है।
क्योंकि चर्चा ही करने का मन नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए, जैसा अभी भी आप भी कह रहे थे और मित्र भी कह रहे थे कि पलटी तो दोनों ने ही मारी है, दोनों ही पेशेवर पलटी मार हैं। मतलब आप इसको इस रूप में लीजिए कि जैसे अब प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल में भाषण करते हैं कि साहब किसी भी भ्रष्ट बेईमान को छोड़ूंगा नहीं, 64,000 करोड़ का घोटाला करने वाले, सिंचाई घोटाला करने वाले को जेल भेजेंगे। और 3 दिन बाद उसी अजीत पवार के साथ वो सरकार बनाते हैं, अजीत पवार उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिस हेमंत बिश्व शर्मा को गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, वो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है। और जिस नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट नजर आती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसी नीतीश कुमार को फिर उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। पहले भी जोड़ा था, फिर जोड़ लिया। तो अब नीतीश कुमार जी का है मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फिर हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर इनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर अमित शाह जी का बयान, नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मतलब राजनीति में किसी बात का कोई यकीन किसी का कर सकता है क्या? आज जो आप कह रहे हैं कल उस पर हम यकीन कर सकते हैं क्या? ऐसा मतलब बहुत ही निराशाजनक वातावरण है। और देखिए, सीधी सी बात यह है कि इसमें इसको दूसरे रूप में भी अगर आप देखना चाहें, मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व का डर दिखाई दे रहा है। उसको लगा था कि राम लहर जो पैदा होगी 22 जनवरी को, उससे पूरा हिंदुस्तान हम जीत लेंगे। उनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डर लग रहा है। उनको लग रहा था कि कम से कम जब बिहार में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो महागठबंधन की हालत बेहतर होगी। बेहतर नहीं बल्कि इनकी बदतर होगी। भाजपा गठबंधन को, एनडीए को जो 39 सीटें मिली थी, भाजपा के आज के गठबंधन को अगर नीतीश कुमार उसमें नहीं होते तो मुझे लगता है कि 4-5 सीटें भी मिलना मुश्किल हो पा रही थी। गिन नहीं पा रहे थे लोग कि ये 4-5 सीटें कौन हो पाएंगी। लेकिन अब दूसरी तरफ अब क्या होगा? अब भाजपा की मुसीबत और बढ़ेगी। अब तो एक तो पहले नीतीश कुमार के साथ उनको सीटों की शेयरिंग करनी होगी। नीतीश कुमार जितने सीटों पे लड़े थे उतनी सीटें वो मांगेंगे ही, कम से कम, उससे कम तो मानेंगे नहीं। उसके अलावा फिर चिराग पासवान की पार्टी है, उसके साथ फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके साथ फिर ये जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ये सारे लोग अपना अपना कोटा मांगेंगे। पशुपति कुमार पारस जी भी हैं, ये अपना अपना कोटा मांगेंगे। तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी? अब तो ये हो जाएगा कि उसको कम अधिक से अधिक 10-12 सीटें, 15 सीटें लड़ेगी, उससे अधिक तो नहीं लड़ सकते हैं जी। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि बीजेपी का जो अपनी सीटें गिनने का होगा कि लोकसभा में हम 350 पाएंगे, 400 पाएंगे, तो उसमें से बिहार से तो आप घट के ही आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ना। चाहे एनडीए को कितनी मिलती है एक अलग विषय हो सकता है। अब इसके अलावा दूसरा ये है, जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि भाई इसके बाद क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों में एक समानता है, एक रूपता है। दोनों अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग ये कैसे माफ कर पाएंगे कि साहब उन्हीं के विधायकों को विधानसभा में नीतीश कुमार ने लाठियों से पिटवाया था। विधानसभा के बाहर किसी का सर फटा था, किसी को स्टेशन पर लाद के लाया जाएगा, कि कोई व्हील चेयर पे गया था। ये बात इसी विधानसभा में हुआ था, इसी कार्यकाल में हुआ था। ये बात कभी बीजेपी के लोग भूल नहीं पाएंगे। और उनको यह भी लगेगा कि ये आदमी आज नहीं तो कल डिच करेगा ही करेगा, क्योंकि राजनीति में बिहार के लोग कहते हैं कि साहब रामविलास पासवान जी सबसे बड़े मौसम विज्ञानी थे। उनका कि वो मौसम विज्ञानी उतना नहीं थे, नीतीश कुमार उनसे बड़े मौसम विज्ञानी हैं। रामविलास पासवान जी तो एक बार गच्चा भी खा गए थे, 1-2 बार। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में हम लोगों के पुराने मित्र थे, उनके भी बहुत पुराने मित्र थे, जुगनू सारदे, वो कहते थे कुर्सी कुमार, मतलब कुर्सी छोड़ना ही नहीं है, उनको कुर्सी रहनी चाहिए, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे वो कहीं भी हो, बस उस पर उनको बैठना है। तो एक तो एक चीजें हैं। अब दूसरा जो आपने कहा है कि ये राहुल गांधी का जो ये है जी, देखिए, राहुल गांधी सीमांचल से शुरू कर रहे हैं। सीमांचल जो है महागठबंधन का प्रभावी जनाधार वाला इलाका है, जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों का ही प्रभावशाली इलाका रहा है, जहां उनके तस्लीमुद्दीन साहब होते थे, आरजेडी का पूरा है वहां जो है जी। तो वहां तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा। मेरा कहना यह है कि अगर जो बचा है महागठबंधन ईमानदारी से
राजनीतिक गठबंधन धर्म का पालन करे तो मुझे लगता है कि अभी भी बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को लोग धूल चटा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल अगर तीनों ईमानदारी से सीटों का बंटवारा करें, अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें तो ये लोग प्रभावशाली हो सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और राहुल गांधी ने जो बात छेड़ी है जिस ढंग की, जो सामाजिक न्याय की बात करी है, जाति की जनगणना की बात करी है और बताया है कि साहब जी किसको कितना हक मिलना चाहिए, जैसे वो बता रहे हैं कि कितने IAS अफसर जो वहां है केंद्र में है उसमें सिर्फ 3 ही ओबीसी के लोग हैं जो सेक्रेटरी ये है, तो ये बातें लोगों को अपील तो करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो कह रहे हैं कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को और न सिर्फ इन तीनों को बल्कि जो सवर्ण जातियां हैं उनमें भी जो कमजोर तबके हैं, गरीब तबके हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी नहीं मिला है हक, उनका ये मानना है। तो ये बातें बड़ी अपीलिंग है, अपील करेंगे लोग। अब कल जब वो भाषण करेंगे तो राजनीति करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो है राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत गंभीर बात करी है। हम लोग भी अपनी चर्चाओं में बार बार बीच बीच में कहते रहते थे कि अब अगर मोदी जी फिर से बड़े बहुमत के साथ आ गए तो अब संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और यहां चुनाव होंगे, विपक्ष विहीन चुनाव होंगे। विपक्ष विहीन संसद का एक मुजाहरा पेश कर दिया है इन लोगों ने कि जब 140 से अधिक सांसदों को लोकसभा राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया और उसके विपक्ष के बिना सारे विधेयक पारित कराए गए तो वो उसका उन्होंने दिखा दिया है। तो अब चुनाव होगा जैसे सिंगापुर में होता है कि साहब विपक्ष नाम का एक पार्टी रहता है जिसको 10-20 सीटें मिल जाती हैं और बाकी सारी सीटें सत्तारूढ़ दल के पास चली जाती हैं। और अभी जो है हमारा ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो भाजपा की या एनडीए सरकार की जो राजनीतिक शाखाएं हैं इनको काम पर लगा दिया गया है। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब हेमंत सोरेन को क्या करेंगे, अभी वो तेजस्वी को, लालू जी को भी करेंगे और भी लोगों को करेंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं लेकिन पूरे देश की जनता को तो नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है देश की जनता शायद अगर इंदिरा गांधी अगर लोगों को जेल भेजना ही सफलता का कारण बन सकता है तो इंदिरा गांधी जी आपातकाल के बाद चुनाव नहीं हारती। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें चलेंगी, वो अपना काम करेंगे वो। और ईवीएम की बात भी अभी प्रधान टंडन ने जो कही है वो बड़ी चिंताजनक है। मतलब कि अगर वो बीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भाजपा का नेता, इन्होंने क्या किया है कि जितने पीएसयूज हैं सब में अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को उन्होंने वहां डायरेक्टर बनाया। सारी सरकारी एजेंसियों में अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को भरा है। नहीं संबित पात्रा जी मिल जाएंगे तो कभी कोई मिल जाएगा, तो ऐसे लोग हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि वो उस संस्था पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी की चीज याद करिए, जब हम चुनाव आयोग पर भी नहीं भरोसा कर पा रहे हैं तो फिर बीएल की बात चुनाव आयोग क्यों सुनेगा। चुनाव आयोग भी तो उसी रंग पे है। इसके लिए जब तक आप पॉलिटिकली लड़ेंगे नहीं, सड़कों पे नहीं, जगह संसद में संभावना नहीं है तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसके लिए विपक्ष को तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। जनता बहुत जागरूक है, जनता समझती है चीजों को, अपने मुद्दों को भी समझती है। और राहुल गांधी ने अपने लिए बनाया इलाका तो बनाया है। अब नीतीश कुमार चाहते थे साहब कि वो एनडीए उनको इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे और पता लगा कि वो एनडीए में आने के बाद कह रहे हैं नहीं हम ठीक है, जहां हैं वहीं ठीक है, पुरानी जगह पे लौट आए हैं। तो वहां जाएंगे तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए। एमपी आपके पास 5 या 7 रहेगा लेकिन चाहेंगे कि आपको प्रधानमंत्री बन जाए। और यहां रहेंगे तो चौकीदार बन के भी रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। झाड़ू भी लगाएंगे, पोछा भी लगाएंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। जी राजू, अभी बिल्कुल 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 आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं जयशंकर जी। जल्दी से जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में इस वक्त है और मणिपुर से लेकर बिहार तक के सफर को अगर देखें तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई है वैसे वैसे इनके साथ जो इनके समर्थक हैं उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। आज बिहार में भी जबरदस्त इनका स्वागत हुआ है। बहुत वहां से जो खबरें हैं, बहुत शानदार स्वागत बिहार में बिहार के लोगों ने, सीमांचल के लोगों ने किया है। एक बहुत बड़ा जनाधार वाला एरिया तो है ही, अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा पैच है यहां पे। और यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने, आप याद कीजिए कि पिछली दफा 5 सीटें लेकर कहीं ना कहीं जीत में खलल डालने की कोशिश की थी और कई सीटों पर हराने का काम भी किया था। बी टीम वहां घोषित हो गए। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को अगर देखा जाए तो कैसे आप देखते हैं, जरूर उस यात्रा पे चर्चा आपसे करना जरूरी समझता हूं, कैसे आप देखते हैं कि यहां से
जो एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़े दल को अपने साथ ले आए हैं, वहां कैसे यहां पर राहुल गांधी चुनौती पेश करते हुए नजर आते हैं? कैसे राहुल गांधी की जब यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी, राजस्थान पहुंचेगी, गुजरात पहुंचेगी, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी उनके हाथ में है, ये इन राज्यों में पहुंचेगी, तो कितनी चुनौतियां राहुल पेश करते हुए नजर आएंगे? इस सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक माहौल बना इस देश में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने किसी भावनात्मक मुद्दे की बात नहीं की है, चाहे वो उनका पहला भारत जोड़ो यात्रा रहा हो और चाहे आज उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को लेकर के उस लोगों के बीच में गए हैं। वो समस्या वही है जिससे आम आदमी जिस रोज रूबरू हो रहा है, लेकिन उसको आवाज देने वाला कोई नहीं है। उत्तर पूर्व की स्थिति के आप देख लीजिए, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। अपनी यात्रा शुरू करने के पहले 2 बार वहां गए, उसका परिणाम भी आपको दिखाई पड़ा कि अगर जिस मिजोरम के चुनाव में एनडीए की सहयोगी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करने से वहां के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के उम्मीदवार तक नहीं मिले। ये एक राजनीतिक वातावरण है जिसको राहुल गांधी ने कायदे से लोगों के बीच पहुंचाया। और अगर आप मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, जहां आबादी बहुत कम है और बहुत स्कैटर्ड आबादी रहती है, वहां बड़े पैमाने पर लोग निकल करके सड़कों पर आए और राहुल गांधी का स्वागत किया, क्योंकि राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे किसानों की बदहाली, जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में गए हैं। वो असम जैसे राज्य में, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने जिस तरीके से समर्थन किया, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ करके निकल करके सड़क पर राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए आए और एक संवाद कायम करने के लिए आए। इसका एक राजनीतिक संदेश है। पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए तो राहुल गांधी को कहीं भी अपनी यात्रा में सुविधा नहीं हुई जी। हालत है क्या कि जब मैं मानता हूं कि सशक्तिकरण की राजनीति किसी भी भावनात्मक मुद्दे की राजनीति से ज्यादा प्रबल है। अगर आप लोगों की बेहतरी की बात करेंगे तो आम आदमी आपके साथ आएगा, अगर लोगों के रोजगार की आप बात करेंगे तो आम व्यक्ति आपके साथ आएगा, क्योंकि सब परेशान है। अगर सरकारें रोजगार सृजन नहीं करेंगी, किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम नहीं देंगी, अब दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगी, तो आप भावनात्मक मुद्दों से लोगों के साथ अपने साथ नहीं जोड़ सकते। आप कितनी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, राहुल गांधी जहां कहीं भी जा रहे हैं वह केवल लोगों के सवालों को उठा रहे हैं और यही उनकी बड़ी ताकत है। और जो सवाल उठा रहे हैं उसका कोई भी जवाब इस सरकार के पास नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति खराब है, ये कह रहे हैं महंगाई प्रचंड है, वो कह रहे हैं कि लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप? कितना रोजगार आपने सृजित किया है? तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आप आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेंगे, वो संभव नहीं। जो राहुल गांधी से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं वह अपने जिंदगी के जद्दोजहद से परेशान है। जो सरकार से उम्मीद करते थे उनको मिला कुछ नहीं। आप ये कैसे आप कर रहे हैं कि जो सीमांचल का एरिया है वहां पे अल्पसंख्यक बहुल है, तो अल्पसंख्यक क्या केवल अल्पसंख्यक थोड़े ही है, सभी वर्ग के लोग हैं वहां जी। हो सकता है कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है ना। अगर किसान परेशान है तो हर जगह के किसान परेशान है। सरकार ने कहा था जब किसानों का आंदोलन चल रहा था कि वो जब जो तीनों कृषि कानून वापस लिए थे तब उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की थी। कहां गई समिति? कोई बात कर रहा है क्या उसके बारे में? सवाल इसी बात का है कि अगर आप जो राहुल गांधी ने मुद्दों को लेकर के अपनी यात्रा शुरू की और लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, संवाद कायम करने की कोशिश की, यही उनकी ताकत है। और अगर आप इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर राहुल गांधी का सामना आप नहीं कर सकते। और अगर आप जो पार्टी अपने आप को अपराजय कहती थी, जो पार्टी किसी भी विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने के लिए हर संभव प्रयास की थी, आज उसको हर राज्य में कोई ना कोई छोटा बड़ा सहयोगी चाहिए। जो ये कहते थे कि मैं इतनी बड़ी पार्टी, इतने प्रतिबद्ध मतदाता, इतने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, इतने ज्यादा संसाधन आपके पास है, बावजूद इससे आपकी स्थिति आ गई कि आप हर राज्य में अपने अपने सहयोगी ढूंढ रहे हैं। यह बताता है कि राहुल गांधी या इंडिया दल समूह ने किस तरह की चुनौतियां प्रस्तुत की। यह लोगों के सवाल है
इन सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है, इसीलिए वो तमाम तरह के एक कृत्रिम माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन लोगों के सवालों का जवाब अगर आप नहीं देंगे तो आप कृत्रिम तरीके से उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना आया है कि बिहार में भी राहुल गांधी की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलेगा और उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश से भी स्थितियां वही हैं। जिस तरीके से सरकारों का जो काम आप करेंगे नहीं, नए तरीके की आप बात करेंगे तो कैसे संभव हो। इसलिए मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी का जो मिलता हुआ जन समर्थन है, बढ़ता हुआ जन समर्थन है, वो इंडिया दल समूह की ताकत है। आज अगर बिहार में एक बेहतर राजनीतिक वातावरण बन रहा है तो उसका सीधा फायदा किसको है? इंडिया दल समूह के नेता हो। कांग्रेस की कितनी ताकत है वो। अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा सफल होती है और होगी भी, जो अब तक का माहौल बता रहा है, तो उसका सीधा लाभ इंडिया दल समूह के राजनीतिक दलों को है। यह सबसे बड़ी चीज है। और जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के जो राहुल गांधी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, वही उनकी ताकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुनील जी। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम यहां कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां, यानी कि जब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और साथ में राहुल गांधी इसी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो रूट मैप है जिधर से राहुल गांधी निकल रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग जो घटक दल हैं उनका प्रभाव क्षेत्र है। अभी राहुल गांधी वेस्ट बंगाल से बाहर निकले हैं, आप देखिए वहां किसका राज था। अभी राहुल गांधी बिहार में हैं, वहां गठबंधन के लोग, वहां आरजेडी और जेडीयू भी जो गठबंधन में पहले होता था अब नहीं है, जेडीयू का भी राज होता था, अब दूसरे खेमे में चले गए हैं, फिर भी राज है। तो गठबंधन को भी मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। ईवीएम की चर्चा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, उन पे भी आता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि कैसे बीईएल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बीजेपी के लोग हैं और वहां से कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो सवालिया निशान खड़े करने की कोशिश होती रही है या ईवीएम को जांच के दायरे में लाने की कोशिश होती रही है, वो कोशिशें पुख्ता होती हुई दिखाई देती हैं। वो शक जो है कहीं ना कहीं एक आधार के रूप में बीईएल को सामने रखता है। उसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझूं कि आखिर राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में कैसे नीतीश कुमार गलती कर बैठे हैं, कैसे नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी को बर्बादी की कगार पर ले आए हैं। और यहां राहुल गांधी तो पहले ही कह रहे थे कि भाई मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, और नीतीश कुमार जी को अगर प्रधानमंत्री बनना ही था, संयोजक बनना ही था तो कह देते। अब वो मन में अंदर अंदर रखे हुए हैं कि नहीं जी मुझे सब कुछ बना दो, लेकिन बाहर से सोचते हैं कि सब उनके चरणों में लौट जाएं, तो ये तो संभव नहीं है ना। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि मुझे इस मोदी सरकार से इस देश को छुटकारा दिलाना है, इसीलिए मैं इस यात्रा में चल रहा हूं, न्याय दिलाना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, उठा रहे हैं। वो तो कभी कह नहीं रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे संयोजक बनना है, वो तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष तक नहीं बनने। कैसे देखा जाए इसको, अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, हम लोगों के यहाँ देहात में कहावत है कि पड़ोसी का अपशगुन करने के लिए अपनी एक आंख फोड़ ली। तो नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया। कुल मिला के मसला ये है, मतलब अब तक जो समझ में आया नीतीश कुमार की राजनीति का साल जो है वो यही साल समझ में आया कि राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में मोदी जी के साथ मिलकर अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार को, जैसा जयशंकर जी ने भी कहा कि भाई यहां आपको रहना था तो यहां आपको प्रधानमंत्री बनना है। 17 साल आप बिताएंगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ, और फिर केसी त्यागी आकर के ज्ञान देंगे कि इंडिया के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एहसास नहीं है, और उनको एहसास है चूंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है, साधन संपन्न पार्टी है। तो साधन संपन्न तो सबसे बड़े अडानी जी है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भी साधन संपन्न है। तो अडानी जी को ही बना दिया जाए, सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी की जरूरत ही क्या है कि अडानी के दूत जो आकर के प्रधानमंत्री बने, अगर साधन संपन्न को ही बनाना है। तो राजनीति साधन संपन्न लोगों का ही काम है क्या? मतलब आप देखिए कि समाजवाद की बात करने वाले लोग डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश की का सहारा लेकर के और कर्पूरी ठाकुर की आड़ में छिप करके बता रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी साधन संपन्न पार्टी है, इसलिए जो है उससे निपटने का इंडिया के पास कोई नहीं है। यानी उन्होंने अपना लक्ष्य बता दिया, अपनी मंशा भी बता दी कि चूंकि वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साधन संपन्न पार्टी है, इसलिए नीतीश कुमार के पास का नहीं था कि उससे लड़ पाते। तो भाई आपने छोड़ा क्यों था फिर
आपको ये बात मालूम थी पहले से, 70 साल आप पहले काम कर चुके थे, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा जानते थे, तो जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ आ रहे थे, तेजस्वी के साथ आ रहे थे, तब आपको इस बात का भान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी साधन संबंध पार्टी है, आपकी भी कोई लाल डायरी उसके पास पहुंच जाएगी। जो चर्चा चल रही है कोई लाल डायरी है नीतीश कुमार की, वो मोदी जी के पास पहुंच गई है, उस लाल डायरी के चक्कर में सब कुछ हुआ है। अब पता नहीं वो लाल डायरी कोई है कि राजीव जी की नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव तक आते आते या 2024 के चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार की पार्टी निश्चित तौर पे या तो दो फाड़ हो जाएगी, या फिर नीतीश कुमार अपनी पार्टी का एक तरीके से कहा जाए विलय कर देंगे भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद उनके पास सर्वाइव करने के अलावा, मतलब तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय कर दें। अगर मोदी जी लौट करके आते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि मोदी जी अब 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार उनके साथ चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कल ट्वीट किया राजीव जी कि 180 सीटें उत्तर प्रदेश की और 40 सीटें बिहार की, 120 सीटें हो गया काम जय श्री राम। अब आप समझ सकते हैं कि जो 400 सीटों का नारा दिया जा रहा था, उस 400 सीटों का क्या खोखलापन है। यानी घबरा गए थे पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन बनने के बाद कि ये बिहार से जो है 40 सीटें जा रही हैं। तो ये तो उप मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले वही दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। वो तो ये हुआ कि जब मुख्यमंत्री योगी जी का नाम आया तो उनको बुखार चढ़ गया, केशव प्रसाद मौर्य को बताया गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अब वो क्यों भर्ती हो गए, अलग का मसला है, लेकिन उन्होंने बताया इस तरह। तो कुल मिलाकर के राजीव जी, जो नीतीश कुमार की राजनीति है और नीतीश कुमार जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में, आज हिमंता विश्व शर्मा कह रहे थे कि हमारे तो स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं, तो हिमंता विश्व शर्मा के रास्ते में भले नीतीश कुमार ना जा रहे हो उस तरीके से, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब कल उनका कहना था नीतीश कुमार का कि भाई हम तो जिस गठबंधन में थे वहीं लौट के आ गए, अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। ये तो आपने जब इधर आए थे तब भी कहा था कि मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे वहां। तो आप उधर भी चले गए, मरे भी नहीं, दोनों काम आपने कर दिए। तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया तो यू नीतीश गिव मी, यानी अब मुहावरे जो है धोखा देने के लिए जो है वो नीतीश कुमार याद किए जाएंगे, आयाराम गयाराम के लिए अब नीतीश कुमार याद किए जाएंगे। तो बहरहाल नीतीश कुमार जो चाहे सो करे, राजनीति में तमाम तरह के करैक्टर होते हैं, उसमें करैक्टर नीतीश कुमार भी है। ठीक है, नीतीश कुमार एक करैक्टर, लेकिन नीतीश जो है वो ये करैक्टर बन जाएंगे और बिहार में बाहर हो जाएंगे इस तरीके से, ये समझ में नहीं आया था राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन पूरे चुनाव में एक जो पॉइंट है वहां सबका ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है और वो है ईवीएम का मसला, ईवीएम का मुद्दा। आखिर ईवीएम पे क्या कुछ हो रहा है? प्रशांत टंडन जी अपने पहले वक्तव्य में ईवीएम की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सेकेंड राउंड में जब आऊंगा तो ईवीएम पे चर्चा करूंगा। क्या कुछ है इंफॉर्मेशन प्रशांत जी? अनम्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी जी। ईवीएम को लेकर राजीव जी बहुत कुछ हो रहा है, और आज भी जंतर मंतर पे दिल्ली के तमाम सारे लोग जमा हुए ईवीएम के खिलाफ। उसमें कुछ तो बेंगलोर से आए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं जिन्होंने वहां पे ईवीएम की टेक्निकल जानकारी दी है बहुत। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पूर्व सचिव है भारत सरकार के EAS शर्मा, इन्होंने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले साल से हम कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी के बोर्ड में बीजेपी के लोग हैं। वो कौन है जरा मैं बताता हूँ आपको कि कौन है। उन्होंने इशारा किया है, मतलब लिखा चिट्ठी के बारे में कि मनसुख भाई, संबा भाई खचरिया ये बीजेपी के राजकोट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और ये एक व्यापारी भी हैं और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड में हैं। ये क्यों है? भारत BEL जो है वो चिप बनाता है और उसका जो सॉफ्टवेयर है, इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, जिसके जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर जिसको इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल नहीं करता है, उस सॉफ्टवेयर को ये BEL जो है वो बनाता है और उसी सॉफ्टवेयर के जरिए वो मशीन चलती है, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
मैंने भी एक पूर्व आईएएस का इंटरव्यू लिया इसके में, और जी। वो उसमें बहुत डिटेल में बात हुई है ईवीएम के बारे में। तो ईएस शर्मा का जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिनको तमाम जानकारी है, और वो एक साल से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप इस बारे में कुछ कीजिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या ईसीआईएल दूसरी कंपनी है, यही दो कंपनियां की ईवीएम बनाती हैं, इन्हीं का कंट्रोल होता है। और उसमें एक बात मैं और जोड़ दूं कि अब जो ईवीएम है वो वीवीपैट वाली ईवीएम है। वीवीपैट में अब जब हम बटन दबाते हैं तो उसमें स्लिप आती है जिसमें कैंडिडेट का नाम, सिंबल और पॉलिटिकल पार्टी आती है। जब इलेक्शन कमीशन तय कर लेता है स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद फाइनल लिस्ट किसी भी लोकसभा या विधानसभा की, वो वीवीपैट में या ईवीएम में किसी के कंप्यूटर से डाली जाती है वो सूचना जी। वो सूचना चुनाव अधिकारी देता है, चुनाव आयोग देता है, लेकिन उसको डालने का काम इसी बीएल और ईसीआईएल के लोग करते हैं, जहां बीजेपी का डायरेक्टर बैठा हुआ, उसके साथ वो क्या और सॉफ्टवेयर डाल रहा है उस मशीन में, कौन सा मालवेयर डाल रहा है, ये जो है वो नहीं होता। दूसरा एक बहुत गंभीर मसला राजीव जी है जो कि हमारे आपसे जुड़ा हुआ है जी। कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ईवीएम पर बात करने पर भी सेंसरशिप आती है। उसका उदाहरण आपको दे देता हूं। हमारे 2 वीडियो को डिलीट करवा दिया गया ये कह के कि वो ईवीएम में मिस इन्फॉर्मेशन है। जी, तो ये भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। और बहुत सारे प्रशांत जी की आवाज चली गई। तो बहुत चिंताएं इस बारे में भी हैं राजीव जी कि किस तरीके से सेंसरशिप की जा रही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं प्रशांत जी। थोड़ा रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईवीएम को लेकर लगातार और जितनी बार हम चर्चा करते हैं अब वो सेंसरशिप दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर। ऐसे वीडियोज को जो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर कुछ खुलासे कर रहे हैं, इस ऐसे वीडियोज को रोका जा रहा है, डिलीट करवाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक से, गलत जानकारियां दे रहे हैं आप, ऐसी तमाम बातों को कह के डिलीट करवाया जा रहा है। चूंकि हमारे साथ भी हो चुका है, डीबी लाइव के वीडियोज को भी डिलीट करवाया गया है, कर दिया गया है, इसलिए यह जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे, जानकारियां देते रहेंगे। कम से कम बाद में भले वीडियो डिलीट हो जाए, अभी तो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो तो ये सुन ही लेंगे, समझ ही लेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं जयशंकर गुप्ता जी आपके पास। जयशंकर जी, कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी की चर्चा यहां इसलिए बार बार मैं कर रहा हूं क्योंकि एक अकेला जो मणिपुर से निकलकर मुंबई तक जाने वाला पॉलिटिशियन अब पूर्णिया में कल भाषण देने जा रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और तब जबकि बिहार बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। बिहार में गठबंधन टूट चुका है, बिहार में सरकार बदल चुकी है। जिस बिहार में पहले से सोचे होंगे क्या क्या एक राजनेता के रूप में, चूंकि उनकी सरकार थी उस हिसाब से भी सोचे होंगे, लेकिन चूंकि बहुत कुछ बदल चुका है, उस परिस्थिति में कल की जो रैली है राहुल गांधी की वो कितना महत्व रखती है। चूंकि आप भी बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखे हैं, राजनीति में खुद रह चुके हैं, पत्रकारिता में आए, ये तमाम चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। जयशंकर जी जी ठीक है, आवाज आ रही है जी। हाँ, पूर्णिया और सीमांचल का जो इलाका है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, ये सारे इलाके कांग्रेस राजद के परंपरागत जनाधार वाले इलाके रहे हैं और इसमें कुछ इलाकों में एआईएमएम के लोगों ने भी घुसपैठ की है, जिसमें से जो 5 विधायक जीते थे 4 तो आरजेडी में आ गए और एक अख्तरुल ईमान है जो उनके नेता है, एआईएमएम के बड़े नेता है, वो प्रभावशाली नेता है, वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ बने हुए हैं। अब उनकी भूमिका क्या होगी बदले एटमॉस्फेयर में, बदले राजनीतिक माहौल में, ये देखने वाली बात हो सकती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी कल पूर्णिया से
बिहार के जो सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उनको एक संदेश देंगे। अकलियत के लोग हैं, चूंकि अल्पसंख्यकों का भी इलाका वो है, बहुत सारा बड़ा इलाका है जहां भाजपा घुसपैठ करने की कोशिश करती रही और उसमें कई बार नीतीश कुमार भी सहायक बने थे वहां। तो अब अगर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि महागठबंधन जो बचा है उसके लिए है काफी कुछ उम्मीदें हैं। और राहुल को मुझे लगता है खुद वो करेंगे। अब पहले हो सकता है कि उनके भाषण के केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार भी होते, उनको प्रोजेक्ट करने की बात भी करते, लेकिन अब वो बताएंगे कि किस तरह से पलटी मारी है, कैसे विश्वासघात की राजनीति हो रही है, उस पर भी कुछ न कुछ तो उनका हमला होगा ही होगा। लेकिन जो बात आज भी वो कह रहे थे ना, अगर इसको भी ठीक ढंग से ले जाए, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, करप्शन का सवाल है, उस सारे सवालों को लेकर के वो मेरे ख्याल से जाएंगे। और उनके तरफ देखिए, क्योंकि पूरा मीडिया लगा है उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, पूरा कारपोरेट लगा हुआ है डिस्क्रेडिट करने के लिए, और राजनीतिक जो ये है लोग वो भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश के बेरोजगार युवा, इस देश के पिछड़ी जातियों के लोग, इस देश के दलित आदिवासी उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। खासतौर से जो युवा है इन तबकों का, वो बड़े गौर से देख रहा है। और मुझे लगता है कि उसको भी एड्रेस करेंगे वो, उनकी थोड़ा विकल्प पर भी बात करेंगे कि सिर्फ वो आज जैसे मैंने भाषण सुना तो सिर्फ वो विरोध की बात नहीं कर रहे थे, मोदी विरोध की या बीजेपी विरोध की बात नहीं कर रहे थे, वो सांप्रदायिक राजनीति पे हमला कर रहे थे। लेकिन विकल्प की बात भी कर रहे थे कि भाई जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी किन तबकों को क्या मिला है, इससे जाति जनगणना के जरिए जाहिर हो जाएगा, बात आएगी सामने। और तो उसको लेकर के अगर एडजस्ट करते हैं तो लोग उनको सुनेंगे और काफी लोग आएंगे वहां पे। बड़ी भीड़ मुझे लगता है कि होगी। मैं उस इलाके में बहुत बार जा चुका हूं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सारे इलाकों में। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। वही समर्थन लेकर के अगर वो पश्चिम बिहार तक जाएंगे और फिर वहीं से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो ये सारे इलाके जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस, अच्छा अब चूंकि कांग्रेस को थोड़ी सीटें भी ज्यादा मिल सकती है लड़ने के लिए अब राजद गठबंधन में, तो ये इसका भी लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था राजीव जी कि जो अभी पहला जो मंत्रिमंडल बना नीतीश कुमार का और बीजेपी का जो मिला जुला बना है, आप देखिए कि मतलब नीतीश कुमार ने कहा कि वहां मुझको सम्मान नहीं मिलता था। मतलब आप जब राजद के साथ गए, महागठबंधन बनाए, तो लालू यादव ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांगा, बाकी सारे मंत्री पद जो बंटवारे हुए। बीजेपी ने आते ही पहला काम किया कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमको दीजिए आप। फिर जो जातीय समीकरण बनाया गया है, आप मतलब बहुत ताज्जुब हुआ मुझको कि इस समीकरण में एक भी महिला मंत्री नहीं है। जो कैबिनेट पहली कैबिनेट बनी है उसमें एक भी महिला नहीं है, एक भी ब्राह्मण नहीं है, एक भी वैश्य समाज का आदमी नहीं है, एक भी जो दलित समाज से खासतौर से पासवान या जाटव लोग होते हैं, चमार जिनको कहते हैं वहां पे, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। हो सकता है कि बाद में वो बनाएंगे, जो अपना विस्तार करेंगे तो करेंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता तो नजर आ गई ना कि जो प्राथमिकता में महिला नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, पासवान नहीं है। और अब जो मैं जब गिन रहा था, बता रहा था आपसे कि जो एनडीए का ढांचा बनेगा उसमें सारे लोगों को तो इन्होंने किया है। भाई नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि जो भाजपा की तरफ से जब वो आरसीपी सिंह आएंगे सामने, जब उपेंद्र कुशवाहा जिनको गालियां दे करके जिस तरह से विधानसभा के अंदर जीतन मांझी को इन्होंने एक बेइज्जत किया, मतलब एक मुख्यमंत्री जिस ढंग से हस्तक्षेप करके भाषण किए और गालियां दिया जिस तरह से, और जिस तरह महिलाओं के बारे में अभद्र बात की, तो अब सब चीजें बीजेपी कहेगी कि बहुत अच्छा किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया था, जीतन मांझी को अभद्र भाषा में निपटाया और बहुत अच्छा किया, हमको पिटवाया भी था वो भी बहुत अच्छा किया था। ये सारी बातें तो आएंगी सामने। चिराग पासवान बार बार अभी से कह रहे हैं कि हम तो जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसी तरह से लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे हम अपने लोगों को। तो इन सब का कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सब बातें तो परेशान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार नीतीश कुमार पलटी मारते हुए अपनी राजनीतिक आत्महत्या की कोशिश करते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार उनकी राजनीतिक आत्महत्या की मुराद पूरी हो सकती है। लोकसभा के चुनाव के क्या नतीजे होंगे देखने वाली बात है, लेकिन उसके बाद यकीन मानिए कि उनकी पार्टी टूटेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी भी टूट सकती है, क्योंकि इसी डर से उन्होंने जो अभी बात चल रही थी ना कि 6 फरवरी से जो बजट सेशन होने वाला था उसको टाल दिया। उसका कारण यह है
कि अभी विधानसभा अध्यक्ष राजद के अवध बिहारी चौधरी हैं। अगर कहीं कुछ हुआ, इधर उधर हुआ तो फेल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, अध्यक्ष को बदलवा दिया जाए, अपना अध्यक्ष बनवा लिया जाए। अब अपना अध्यक्ष भी बनेगा तो किसका बनेगा? बीजेपी चाहेगी कि हमारा बनेगा, जनता दल यू चाहेगा कि हमारा बनेगा। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जनता दल यू का अध्यक्ष बना तो फिर उसको ढंग से मैनेज करेगा, बीजेपी का बनेगा तो फिर वो जेडीयू को तोड़वाने में बीजेपी को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये सारी बातें हैं, मतलब भविष्य भी बहुत ही ये है, अनिश्चित सा है, अभी चलेगा ये सारा सूत्र। लेकिन एक बात तय मान लीजिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि भाजपा को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसकी सरकार बन सकती है, उसको बहुमत मिल सकता है। अन्यथा बिहार जैसे राज्य में अगर आप राम लहर की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद आपको नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा, उनके लिए दरवाजे खोलने पड़े, उनके लिए बिचौलिया तय करके उनसे आपने बात करवानी पड़ी। अदरवाइज तो अगर आपको लगता कि हमारी राम लहर चलेगी और सब कुछ हो जाएगा, हम जीते जाएंगे, तो फिर किस बात की चिंता थी? फिर मिलकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को लेकर के अपना चुनाव लड़ते, आप आराम से लड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर बना हुआ है कि नहीं, ये हम बड़ी बड़ी बातें भले ही कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता हमसे नाराज हो रही है, मतदाता हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि हम अपने वायदों पे खरे नहीं उतरे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल रहा हो, चाहे महंगाई का सवाल रहा हो, चाहे हमारे जो वायदे रहे हैं, जो सरकार गारंटियां रही हैं, उस पर लगातार हम फेल कर रहे हैं, लगातार हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जनता भी इस बार हमको धोखा दे दे। शायद ये सोचकर भी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने हाथ मिलाया होगा, और नीतीश कुमार को भी यही डर सता रहा होगा, इसलिए उन्होंने मिलकर के तो दोनों धोखेबाज आपस में एकजुट हो गए हैं। अब देखिए बाद में कौन किसकी पीठ में छुरा फूंकता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, उससे पहले और अभी जो विधानसभा बिहार की है होनी, बजट सेशन होना था, उसको क्यों बढ़ा दिया गया है? क्यों वहां पे भी वहापोह की स्थिति है? क्या नीतीश कुमार अभी भी फंसे हुए हैं? आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।